आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल की डेफिनेशन समझते हैं। पोलिनोमियल होता क्या है। हम आज दिन तक पढ़ते हुए हैं, जैसे कोई भी नंबर होता है मेरे पास 1 2 3 4 5, इसी तरह इनफाइनाइट नंबर होते हैं हमारे पास में। ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं, ये नंबर जो होते हैं ये कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं हमारे पास में। और जो भी है नंबर को हम लोग जो भी टाइम के साथ में वेरी करते रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ज़्यादातर हम लोग एक्स वाई जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जो होते हैं वो टाइम के साथ में वेरी करते रहते हैं। मतलब जैसे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इन दोनों को मिला के हम लोग टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। टर्म्स जैसे हमारे पास में 2x लिखा, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये नंबर पार्ट कहलाएगा, और ये वाला पार्ट जो होगा ये वेरिएबल पार्ट कहलाएगा। ये जो पूरा का पूरा होगा ये एक टर्म कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास में जैसे 3x हो गया, या फिर इसी तरह 5x स्क्वायर हो गया, या फिर 7y हो गया। ये सारे के सारे क्या है अपने पास में एक एक टर्म्स है। ये एक टर्म है पूरा, ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है। और ये जो कोई भी नंबर होता है हमारे पास, सिंगल डिजिट नंबर, जैसे ये 2 है हमारे पास, तो ये भी एक टर्म हो गया हमारे पास में। ये टर्म किस तरह हुआ है, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो कोई भी वेरिएबल, उसकी जो पावर है वो कितना है, 0 है। और हम लोग जानते हैं किसी भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसी तरह y की वैल्यू भी, y की पावर भी अगर 0 हो हमारे पास, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास में, 1 होगी। इसी तरह जो 2 3 4 ये सारे के सारे भी क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो अब हम लोग पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन समझते हैं। पोलिनोमियल्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास में, चेन ऑफ टर्म्स। चेन ऑफ टर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हमारे पास में 2x प्लस वाई, ये डबल वेरिएबल में आएगा। हम लोग जो पढ़ेंगे वो 2x प्लस 3, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7x, ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हो गए, पोलिनोमियल हो गए। हमारे पास में क्या हो गई, ये पूरी एक टर्म हो गई। ये टर्म के अंदर ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ये आपस में ज्वाइन होकर चेन बनाकर एक पोलिनोमियल बना रहे हैं। अब हम लोग, हमें ये समझ में आ गया कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जितनी भी चेन होती है वो चेन आपस में ज्वाइन होकर टर्म्स की, वो एक पोलिनोमियल बनाते हैं। अब पोलिनोमियल जो होते हैं हमारे पास में वो टर्म के बेसिस पर 4 टाइप के होते हैं। पोलिनोमियल्स टाइप, पोलिनोमियल्स के जो टाइप होते हैं वो टर्म के बेसिस पे कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारे पास सिंगल टर्म होती है, जैसे मान लो कोई भी 2x हो गया, या फिर y हो गया, या फिर z हो गया, या फिर x स्क्वायर हो गया, या फिर 4x स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या है, एक सिंगल टर्म है। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। इसी तरह हमारे पास में अगर दूसरे टाइप की बात करते हैं, अगर इसी तरह हमारे पास में 2 टर्म्स हो, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस x, या फिर हमारे पास में 2x प्लस 5, या फिर 3y प्लस x, ये जो होगा ये क्या कहलाएंगे हमारे पास में, बाइनोमियल कहलाएंगे। बाइनोमियल, इनको मोनोनोमियल, एक टर्म वाले को 2 टर्म जिसमें उसको बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स हो हमारे पास में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, या फिर 6y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल अगर मोर देन 3 टर्म्स हो हमारे पास, मोर देन
3 टर्म्स, अगर मोर देन 3 टर्म्स हो तो इसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। वैसे ये सारे के सारे भी पोलिनोमियल के ही पार्ट हैं हमारे पास में, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे पोलिनोमियल्स के पार्ट हैं। इसको भी हम लोग पोलिनोमियल ही बोलेंगे, इसको भी पोलिनोमियल, इसको भी पोलिनोमियल, इसको भी पोलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन ये हम लोगों ने टर्म के बेसिस पे इसको डिफाइन कर दिया। अगर एक टर्म हो तो उसको मोनोनोमियल बोल सकते हैं, 2 टर्म्स हो तो उसको बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो उसको ट्राइनोमियल, और 3 से अगर ज़्यादा टर्म्स है तो उसको हम लोग पोलिनोमियल्स बोलेंगे। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है हमारे पास में, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी टर्म हो गया, जैसे 2x हो गया हमारे पास में, ये एक पोलिनोमियल हो ही गया है। इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, कितनी हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। इसी तरह 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारे पास में पूरा एक पोलिनोमियल है। इसमें जो वेरिएबल है, किस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, जिसमें तो ये वेरिएबल है हमारे पास में, ये भी वेरिएबल है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है कितनी है 2, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 2 होगी। इसी तरह हमारे पास में जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 7x⁻10 प्लस 5x प्लस 3, इसमें हमारे पास में हाईएस्ट पावर क्या है 10 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 10 होगी। डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल्स जो होते हैं वो भी हमारे पास में 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जिसमें डिग्री 1 हो, 2x प्लस 5, इसके अंदर हमारे पास डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। जिसके भी अंदर अगर डिग्री आपके पास में 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे ये भी लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ये सारे के सारे लीनियर पोलिनोमियल हो गए आपके पास में। उसी तरह अगर हमारे पास में डिग्री 2 हो, डिग्री कितनी हो 2 हो, जैसे 2x² प्लस 7x प्लस 5, या फिर हमारे पास में 3y² प्लस 2, इन सब में कितनी है डिग्री हमारे पास में, डिग्री 2 है। तो इसको जो बोलेंगे हम लोग वो क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके अंदर डिग्री कितनी है, डिग्री हमारे पास में 2 है। इसी तरह अगर हमारे पास में डिग्री 3 हो, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1, हमारे यहाँ पर टर्म नहीं देखना, हमें क्या देखना है, सिर्फ डिग्री देखनी है यहाँ पे कि डिग्री कितनी है, जो वेरिएबल है हमारे पास में उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3y³ प्लस 5x या फिर 3y, हम लोग सिंगल वेरिएबल में बात कर रहे हैं तो y, तो यहाँ इससे हम लोग अब बोल 3x³ प्लस 5y, इसमें हमारे पास में डिग्री कितनी है 3 है, इसमें भी हमारे पास में डिग्री 3 है, तो इसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और इन सब के अंदर डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है हमारे पास में, हमें ये ध्यान रखना है, इसमें डिग्री कितनी है 3 है। तो पोलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं वो टर्म्स के बेस पर कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और बाकी जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे पोलिनोमियल। और इसी तरह डिग्री के बेस पर कितने होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसमें डिग्री 1 हो उसको लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसमें डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। ज़ीरोज़ क्या होता है, पोलिनोमियल तक हम लोग बात कर चुके हैं। ज़ीरो क्या होता है हमारे पास में,
ज़ीरोज़ कोई भी ऐसी वैल्यू जहाँ पर उस पूरी पोलिनोमियल की जो टर्म होती है वो क्या हो जाए, पूरी पूरी ज़ीरो हो जाए। जैसे हम लोग बात करते हैं कोई भी एक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एक पोलिनोमियल है हमारे पास में, इसको मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास। इस पूरी पोलिनोमियल के लिए हम लोग x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है ज़ीरो हो जाए। जिस वैल्यू के ऊपर ये पूरी पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगी उसी को हम लोग ज़ीरोज़ बोलेंगे। ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ये हम लोग इसके ऊपर आगे बात करेंगे कब एक होती है कब दो होती है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ पे कोई टर्म है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के तौर के मान के चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू 4 पुट करके दिखा रहा हूँ। तो जब हम लोग x बराबर 4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4, यहाँ पर 16 होगा। 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 4 जो है आपके पास में यहाँ पर, ये क्या होगा, इस पोलिनोमियल के लिए ये ज़ीरोज़ होगा। तो x कोई भी वैल्यू, वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू जहाँ पर पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उसी को हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। इसी तरह अब हम लोग इसका जियोमेट्रिकली मीनिंग देखते हैं। जियोमेट्रिकली इसमें क्या मीनिंग होता है, ग्राफ में हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इन सबको। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो भी पोलिनोमियल्स आ रहे हैं वो ज़ीरोज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ग्राफ के अंदर। हम लोग ने यहाँ पर जिसकी डिग्री 2 थी उसके लिए बात की थी। यहाँ पर हम लोग एक लीनियर पोलिनोमियल के लिए बात करते हैं। लीनियर पोलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3, ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। देख सकते हो आप यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। इसके लिए हम लोग बात करते हैं, अगर इसके लिए हम लोग ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे पास में फंक्शन ऑफ x है गया। इस फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 3 आएगा, और इसी तरह 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 3 इज इक्वल टू 2x होगा। ये 3 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास में। और इसी तरह x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, -3/2। यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर जो ज़ीरोज़ की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास में, -3/2। हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू -3/2 पर ये पूरा फंक्शन 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2, और यहाँ पर इस x की वैल्यू की जगह हमें क्या रखना है, 3/2 रखना है। तो 3/2, वो भी कौन से, माइनस के अंदर, +3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -3 और +3 इज इक्वल टू 0। तो लीनियर पोलिनोमियल के अंदर जो हमारे पास में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो ओनली फॉर एक होता है हमारे पास में, मतलब कोई भी एक वैल्यू होगी x की जिसके ऊपर फंक्शन जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब हम बात करते हैं कि ग्राफ के अंदर इसका मीनिंग क्या होता है। ग्राफ के अंदर इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास में इसको हम लोग y मान सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना, y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, -3/2 आया। इसको अगर हम लोग लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये -3/2 लाइन के इस तरफ होगा, और y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। ये हमारा x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस, और ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, और ये नेगेटिव y एक्सिस यहाँ कहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एक लाइन आएगी जो वो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और दूसरा जो इसका ज़ीरोज़ होगा वो कितना होगा, केवल एक पॉइंट एक ऐसा होगा जहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। बाकी पूरी की पूरी लाइन के ऊपर कहीं पे भी ज़ीरोज़
x की वैल्यू 0 नहीं होगी, केवल एक ही पॉइंट पर होगी। वो पॉइंट हमारे पास में ये वाला था, x इज इक्वल टू -3/2। ग्राफिकली लीनियर पोलिनोमियल का मतलब ये होता है, और इसको 0 से हम लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि x एक्सिस के ऊपर कितनी बार इसको कट करेगी। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल के लिए देख लिया हम लोगों ने, अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं जो अभी लिया था। हमारे पास कोई भी फंक्शन है हमारे पास में x² - 3x - 4। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, x की वैल्यू को 4 पुट किया था, तो हमारे पास क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम लोग -1 पुट करते हैं तो -1² -3 -1 और ये -4। 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 आएगा। इसी तरह -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 3 और -4, तो कितना आएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0 आया हमारे पास में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास में x की वैल्यू 2 है, एक x इज इक्वल टू -1 है जहाँ पर फंक्शन पूरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और एक x इज इक्वल टू 4 है जहाँ पर हमारे पास में फंक्शन 0 हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू ऑफ 0 कितनी है हमारे पास में, ज़ीरोस कितने हमारे पास में यहाँ पे 2 है, एक है हमारे पास में 4 और दूसरा है -1। अब हम लोग इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास में इसका मीनिंग ये होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर हमारे पास में 2 वैल्यूज़ ऐसी आएगी जहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग इसी का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमारे पास में क्या बनेगा, एक वैल्यू हो गई है हमारे पास में यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 और दूसरा हो गया है 0। एक हो गया x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या हो गया है हमारे पास में यहाँ पर 0 हो गया है। तो हमारे पास में 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो x इज इक्वल टू -1 ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये 3, ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और -3 -1 -2 और -3, ये हमारे पास में वैल्यूज़ हो गई। अगर हम लोग इसको पुट करते हैं तो ये एक पॉइंट हमारे पास में ये यहाँ पर आएगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास में इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे 4 है, यहाँ पर कहीं आएगा। अब हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं एक और पॉइंट चाहिए होगा, तो हम लोग इसमें एक और वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। इस पूरे को फंक्शन y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू x² -3x -4। अगर हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 1² -3 1 -4। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 -3 और -4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, -6 आएगी। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, -4 -5 और -6। तो यहाँ पर हमारे पास में x इज इक्वल टू 1 आएगा और ये, तो हमारे पास में कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ बनेगा ये एक पैराबोला बनेगा, इस तरह से एक पैराबोला बनेगा। हम लोग अगर इसकी और वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं तो हमारे पास में, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में हमारे पास में जो जीरोज़ होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल के पर हमारे पास में ज़ीरोज़ एक ही होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि x एक्सिस को एक बार काटेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास में ज़ीरोज़ 2 होते हैं, इसका मतलब ये x एक्सिस को 2 बार काटेगा। इसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल होता है हमारे पास में। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह बनता है, तो वो कहीं ना कहीं 3 बार काटेगा, 1 2 3। अगर आपको ग्राफ को ही देख के ये बताना होता है कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, तो आप कैसे बताओगे, अगर आपके पास में ये ग्राफ दे रखा है, ये इस तरह से ग्राफ देगा, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, तो इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे आपके पास में,
ज़ीरो जो होगा वो ओनली फॉर 1 होगा। अगर इसी तरह आपके पास में ये 2 बार काटे तो इसमें ज़ीरोस कितने होंगे आपके पास में? ज़ीरोस 2 होंगे, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 मतलब 2 होंगे, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ। अगर मान लो ये इस तरह कट ही ना करे एक्स एक्सिस को, तो इसमें ज़ीरोस कितने होंगे आपके पास में? इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस जो होंगे वो कितना होंगे? वैल्यूज़ 0 होगी आपके पास में। इसी तरह 3 बार कट करे, इसमें जिस तरह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे आपके पास में? यहाँ पे 3 होंगे। ये आपको ग्राफ को देख के रिप्रेजेंट करना होता है कि नंबर ऑफ ज़ीरोस फाइंड कीजिए, तो आपको इस तरह ग्राफ को रिप्रेजेंट करके बताना होता है, और अपने को ग्राफ देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कितने ज़ीरोस होंगे। अब हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। कोफिशिएंट्स क्या होता है? वही हमारे पास में जो कांस्टेंट को हम लोग बोल रहे थे, वेरिएबल और जो कांस्टेंट थे हमारे पास में उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के अंदर जो उसको लिखने का तरीका होता है, वो उसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो ax² + bx + c। इनके ज़ीरोज़ क्या होंगे वो अभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनकी कोई वैल्यूज़ होगी ऐसी एक्स एक्सिस की जहाँ पर इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। और कोफिशिएंट क्या होंगे आपके पास में? कोफिशिएंट जो होंगे वो क्या होंगे? ये a, b और c, ये तीनों के तीनों क्या होंगे आपके पास में? कोफिशिएंट होंगे। जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यहाँ पे, तो हमारे पास में ज़ीरोज़ कितने होंगे? कोई 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो ज़ीरोज़ कौन कौन से होंगे हमारे पास में? हम लोग ये मान लेते हैं कि ज़ीरोज़ जो होंगे, एक अल्फ़ा होगा और दूसरा बीटा होगा, ज़ीरोज़। और हमारे पास में कोफिशिएंट क्या होंगे? ये होंगे। तो ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं हमारे पास में और ये जो कोफिशिएंट हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है हमारे पास में, इन दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं तो -b/a, ये रिलेशन होता है हमारे पास में। और दूसरा जो एग्ज़ाम है हमारे पास में, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो c/a, ये हमारे पास में ज़ीरोज़ हो गए। इन दोनों के बीच में ऐड करने पर क्या आएगा? -b/a। ये कौन हमारे पास में? कोफिशिएंट और ये ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन है, और यहाँ पे भी हमारे पास में ये ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² - 8x + 6। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में यहाँ पर अल्फ़ा बीटा तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, a, b और c। हमें ये पता है a क्या है हमारे पास में, यहाँ पर a जो है हमारे पास में वो है 2, b क्या है हमारे पास में -8, और c क्या है यहाँ पर 6 है। ये कोफिशिएंट तो हमें सीधा देखते ही पता चल रहा है। अब हमें क्या निकालना होगा? ज़ीरोज़ निकालने होंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो इससे हम लोग निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है हमारे पास में? ज़ीरोज़ निकालने का तरीका हमारे पास में, ये जो टर्म होती है 2x², इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये वाली जो टर्म होगी, सेंटर वाली टर्म, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड किस तरह करना है हमें कि उसको ऐड करने पर हमारे पास यही टर्म फिर से आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 6 = 12। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए दोनों टर्म्स को? 6। तो हमें 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 8 को 2 पार्ट में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं? तो हमारे पास फिर से 8 और 12 आ जाए। तो अब आप 8 को डिवाइड करना स्टार्ट करो। देखो 6 और 2 के अंदर डिवाइड करते हैं। 6 × 2 = 12, 12 हो रहा है हमारे पास में। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो हम लोग 8 को किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 6 और 2 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 8 आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो ये दोनों टर्म्स को भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस में लेंगे। और यहाँ पर -6 और -2 जो होगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपके पास में? 12। ये पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है आपके पास में, प्लस और प्लस वाला। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2x है हमारे पास में, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो -6x और -2x + 6। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों टर्म्स बन रही है और ये दोनों टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x, 2 कॉमन आ गया। यहाँ से x² है तो x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? x बचेगा आपके पास में।
इसी तरह 6x से हमारे पास में यहाँ पर ये साइन ऐसा कैसे ही रहेगा हमारे पास में, क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव को कॉमन लिया, इसीलिए नेगेटिव यहीं रहेगा हमारे पास में। यहाँ सर x कॉमन आ ही गया है हमारे पास में, 2 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा हमारे पास में। देखो इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 को 6, और ये x ये माइनस, पूरा पूरा यही टर्म बन जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर केवल 2 है और ये भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2x में से हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 4x बचेगा। और इसी तरह हमारे पास में यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, 2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ बचेगा हमारे पास में 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 6 आ जाएगा। और अगर आप कॉमन लेते हो तो इसका मतलब ये है कि जिस नंबर को हमने कॉमन लिया है वो पूरा पूरा इससे डिवाइड होना चाहिए, और जो बचेगा वो आपके पास यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस आएगा, क्योंकि ये इन दोनों का माइनस यहाँ बाहर आ गया, ये इनका माइनस यहाँ पर ये आ गया। अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा माइनस वाली टर्म हो जाएगी और ये वापस पॉजिटिव वाली टर्म हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि ये वाली एक टर्म हो गई और ये वाली एक टर्म, इन टर्म में से फिर से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x-3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x-3 कॉमन आ रहा है, x-3। तो यहाँ से x-3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पे भी x-3 कॉमन लिया तो हमारे पास में क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब इस पूरी टर्म्स को हम लोग अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो x-3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी हमारे पास में, 3 आएगी। इसी तरह इसको पुट करते हैं, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास में यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 और 3, मतलब एक अल्फ़ा हो गया हमारे पास में 1 और एक बीटा हो गया हमारे पास में ये 3। ठीक है, ये हमारे पास में अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया है, और ये हमारे पास में a b और c की वैल्यू है। अब हम लोग इसके बीच में रिलेशन देखते हैं, क्या सही में ये रिलेशन फॉलो करता है या नहीं करता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है आपके पास में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है हमारे पास में, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3, a b c की वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ, a b और c की वैल्यू, a क्या था हमारे पास में 2 था, b -8 और c = 6 था हमारे पास में। यहाँ पर देखो अब आपके पास में -b रखना है, तो ये वाला माइनस, ये b वाला जो है ये पूरा पूरा माइनस में आ रहा है, -8, b की वैल्यू जो है वो -8 है, a की वैल्यू जो है आपके पास में वो 2 है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना होगा, 3 + 1 4, और यहाँ पर कितना होगा, माइनस माइनस, इसको इससे कैंसिल करेंगे 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल सेटिस्फाई है। एक और रिलेशन है वो भी देख लेते हैं हम लोग, अल्फ़ा और बीटा जो होता है हमारे पास में वो c/a होता है हमारे पास में। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 1, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, मल्टीप्लाई 3 है। इसी तरह c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और c/a यहाँ पे भी आपके पास में 3। इसका मतलब ये रिलेशन भी क्रिएट होता है। यही आपके पास में ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है। इस तरह हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एक और फॉर्मूला बच जाता है जिसको डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें हमारे पास में px = gx (qx + rx) है हमारे पास में। ये वही ट्रिक्स हैं हमारे पास में जो डिवाइड करते हुए यूज़ करते हैं हम। ये हमारे पास में वही पूरी टर्म है जो हम लोग बचपन से डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास में डिवीज़र होता है, यहाँ पर हमारे पास में क्वोशंट होता है, यहाँ पे डिविडेंट होता है, और यहाँ पर रिमाइंडर बचता है। तो इसी को हम लोग इस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये डिविडेंट की तरह यूज़ होता है, यहाँ पर हमारे पास में ये क्वोशंट होता है, और ये डिवीज़र से इसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देते हैं, तो फिर से हमारे पास में डिविडेंट आ जाता है। यही डिवीज़न एल्गोरिथम है जो हम लोग
इस पोलिनोमियल के अंदर यूज़ करने वाले। ये क्वेश्चन करने पर आपको समझ में आएगा। अभी तक जितना इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पर चैप्टर 2 के अंदर समझा, अगर ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो आपका पूरा पूरे एक्सरसाइज क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप सारी एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हो।